Even when we're low, you can still go. Even when no, man, I still go. Go, 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 go. नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अब तक हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने किया था आरएसी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने क्या क्या किया था, बेसिक्स ऑफ वीसीआरएस क्या क्या हैं, अजम्पशन क्या क्या मानते हैं हम वीसीआरएस में, उसके बाद पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वीसीआरएस का, उसके बाद सीओपी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था, उसके बाद लास्ट में हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन। ड्राई कंप्रेशन वेट कंप्रेशन है क्या। दूसरा रहेगा इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआरएस। उसके बाद फ्लैश चैम्बर क्या होता है, फ्लैश चैम्बर का यूज़ क्या है वीसीआरएस के अंदर। लास्ट में हम टीएच डायग्राम को पीएच डायग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आरएसी का लेक्चर नंबर 6। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मलिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कंप्रेसर, उसका भी जवाब देंगे आज। दूसरा पूछा था व्हाई डोंट वी यूज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन वीसीआरएस, ठीक है, उसका भी जवाब देंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पंप वर्सेस कंप्रेसर। कंप्रेसर और पंप में मेन डिफरेंस क्या है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है दोनों के अंदर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दोनों में ही प्रेशर और टेम्परेचर राइज होगा, बट द ओनली डिफरेंस इज पंप आर यूज टू हैंडल लिक्विड, पंप आर यूज टू हैंडल लिक्विड, और जो कंप्रेसर है दे आर यूज टू हैंडल वेपर या फिर यू कैन से गैसियस स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है जी, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट जिसको पता था ठीक है, जिसको नहीं पता था वो अब देख लीजिए। पंप आर यूज टू हैंडल लिक्विड एंड कंप्रेसर्स आर यूज टू हैंडल वेपर। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट यूज्ड इन वीसीआरएस, वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट यूज्ड इन वीसीआरएस। तो मैंने क्या बताया था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जा रहा है, वर्क इनपुट भी कम देना पड़ रहा है, तो भाई क्यों यूज़ नहीं करते। तो सीओपी जो है, अगर सीओपी बढ़ ही जा रहा है, सीओपी इतना बढ़ ही जा रहा है, तो वाई डोंट वी यूज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यू कैन से हमारा यहाँ पे वर्क इनपुट बढ़ने का मेन रीज़न क्या है, वर्क इनपुट जो हमारा नेट वर्क इनपुट होगा वो क्या होगा, वर्क इनपुट इनटू इन कंप्रेशन, कंप्रेशन यानी कंप्रेसर के अंदर जितना वर्क दे रहे हैं वो माइनस वर्क आउटपुट, क्योंकि ये तो आउटपुट मिलेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से इन केस ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर हमारा वर्क आउटपुट भी मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वो क्या होएगा इन एक्सपेंडर। बट सेम रीज़न है, अगर हम पंप और कंप्रेसर वाला भी बात करें तो यहाँ पे क्या यूज, क्या हैंडल कर रहा है, ये क्या हैंडल कर रहा है, लिक्विड। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर जो है ये क्या हैंडल कर रहा है, लिक्विड। और यहाँ पे हमें पता है ओपन सिस्टम के केस में वर्क इनपुट क्या है, वीडीपी। अब वीडीपी अगर हम बात करें, ये क्या है, ये कंप्रेसर हैंडल कर रहा है गैस। तो अगर हमने अभी ये बात करी थी, हमने अभी बात करी थी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, वहाँ पे अगर हम बात करें Vg इज़ वेरी 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 हाई एज कम्पेयर टू Vf, Vg इज़ वेरी 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 हाई एज कम्पेयर टू Vf। तो दिस वैल्यू विल बी निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पे वर्क तो हमारा कोई ख़ास बढ़ा नहीं,
सेकंड बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है और हमारा वर्क भी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगाएंगे तो इट विल नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर। ठीक है, नुकसान हमारा ज़्यादा हो जाएगा और हमारा यू कैन से बेनिफिट उतना होगा नहीं। तो दैट्स वाई वी डोंट यूज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर इन केस ऑफ VCRS। अगर कोई आंसर पूछे तो सीधा सीधा एक लाइन का आंसर देना है कि इट डज नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, क्योंकि जितने का आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें उससे मिलने वाला है नहीं, जो हम एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो जी आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई कंप्रेशन एंड वेट कंप्रेशन। टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई कंप्रेशन वर्सेस यू कैन से वेट कंप्रेशन। ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम बात करें ड्राई कंप्रेशन वेट कंप्रेशन से मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर VCRS के केस में अगर हम बात करें, हमने क्या बात करी है अब तक कि कंप्रेसर इज यूज टू हैंडल वेपर। ये हमारी आइडियल VCRS है जो हमने अजम्पशंस के हिसाब से बनाई है। 2 अजम्पशन मानी थी हमने। क्या पहली अजम्पशन क्या थी कि हमारा कंप्रेसर के एंट्री पॉइंट पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो किस स्टेट में होगा? रेफ्रिजरेंट क्या होगा, किस स्टेट में होगा? कंप्रेसर के एंट्री पे रेफ्रिजरेंट हमारा होगा वेपर की स्टेट में, यू कैन से सैचुरेटेड वेपर की स्टेट में। 1 2 3 4। और दूसरी हमारी अजम्पशन क्या थी? यू कैन से कंडेंसर के एग्जिट पे हमारा रेफ्रिजरेंट की स्टेट क्या होगी? सैचुरेटेड लिक्विड। ये हमारी आइडियल VCRS है। अब अगर हम बात करें, ये तो है आइडियल VCRS। वेट कंप्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट इफ़ वी डोंट यूज़ what if we don't use dry saturated vapor at the entry of compressor। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कंसीडर करो प्रोसेस 1 to 2 ना होके 1 to 2 हो जाए। प्रोसेस 1 to 2 ना होके 1 to 2 हो जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको डिफरेंस क्या आएगा। पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी, इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर वेपर के साथ साथ लिक्विड भी आएगा। वेपर प्लस लिक्विड इस स्टेट में हमारा यू कैन से रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा कंप्रेसर के अंदर। सेकंड चीज़ यू कैन से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे पड़ेगी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। और थर्ड चीज़ क्या होगी? क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले क्या था? H1 - H4, बाद में H1- H4 हो जाएगा। और थर्ड चीज़ क्या है? वर्क इनपुट जो है, वर्क इनपुट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। वर्क इनपुट पहले ज़्यादा देना पड़ रहा था, अब वर्क इनपुट कम देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है जी, मैंने आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स बता दी हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। अब आपका काम क्या है? आपको बताना है कि कंप्रेसर को हम यू कैन से कंप्रेसर के केस में अगर
वेट कंप्रेशन हम करेंगे, वेट कंप्रेशन का यूज़ करेंगे, तो वेट कंप्रेशन से प्रॉब्लम क्या होगी मैंने आपको बता दिया है। यू कैन से आपको कई बार देखना, आप जब अलग अलग किताबों में देखोगे कभी कभार VCRS की ये वाली फॉर्म बनाई रहेगी, तो उस केस में मेजर डिफरेंस क्या आएगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेट कंप्रेशन हम यूज़ नहीं करते हैं, कम यूज़ करते हैं ना, मतलब हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है वेट कंप्रेशन ना यूज़ करना। ड्राई ही होना चाहिए हमारा जो वेपर है, तो जितना हो सके वो हम कोशिश करते हैं कि वो सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में हो, तभी हम उसको यूज़ करते हैं। तो उससे हमारा हम ऐसा क्यों करते हैं मेरे को इसके रीज़न बताना। मैंने आपको ये बता दिया है कि हम यूज़ नहीं करते हैं वेट कंप्रेशन। ड्राई कंप्रेशन अगर यूज़ करेंगे तो उसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया है कि वेट कंप्रेशन हम यूज़ नहीं करते हैं, ड्राई कंप्रेशन ही यूज़ करते हैं। बट ऐसा हो तो सकता है ना कि वेट कंप्रेशन हो, तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन ये है कि वेट कंप्रेशन की क्या डिसएडवांटेज है ओवर ड्राई कंप्रेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऑन VCRS परफॉर्मेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ VCRS। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ VCRS, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ VCRS। तो सबसे पहले हमें पता है आइडियल आइडियल VCRS बना लेते हैं हम। ये हमारी आइडियल VCRS है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम चेंज कर रहे हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पैरामीटर का चेंज क्या है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी डिक्रीज द कंडेंसर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर। अगर हम इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करें, देखो जो अभी ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक PSUs में, ES में ये फेवरेट टॉपिक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में और PSUs के एग्ज़ाम में ये फेवरेट टॉपिक रहता है। यू कैन से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हम कंसीडर करें इस केस में, ये 1 ना हो के 1 डैश है, ये 4 ना हो के 4 डैश है, ठीक है जी। हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे हम प्रोसेस लेते हैं जो हमारी एक्चुअली हो रही है, 1 2 3 4 1, ठीक है जी। ये हमारी आइडियल VCRS है, ये हमारी आइडियल VCRS है। अगर हम क्या करें, हमारा इस केस में बात करें, 1 की जगह 1 डैश हो जाएगा, 2 3 4 डैश 1 डैश। अभी ये हमारी न्यू VCRS है जो हमने अचीव करी है कब, बाय डिक्रीजिंग इवेपोरेटर प्रेशर। तो अगर हम सबसे पहले पैरामीटर्स की बात करते हैं, सबसे पहला पैरामीटर अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारा डिजायर्ड चीज़ क्या है, डायग्राम से आपको दिख रहा होगा। हमारा फर्स्ट केस में H1 माइनस H4 रहेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इस केस में क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, डायग्राम से भी क्लियर होगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, H1 डैश माइनस H4 डैश, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा
कम हो गया। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, वर्क इनपुट देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कब यूज़ करते हैं हम, COP के फॉर्मूले में। तो COP अगर हम फर्स्ट केस में बात करें तो इसमें हमारा वर्क इनपुट क्या है, H2 माइनस H1। बट इस केस में, सेकंड केस में बात करें, H2 माइनस H1 की बजाय क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 डैश। क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 डैश। तो आपको डायरेक्ट दिख भी रहा होगा, इस केस में H2 माइनस H1 डैश होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 डैश ले लेते हैं। इस केस में आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि वर्क इनपुट हमारा बढ़ गया है। तो अगर हम बात करें COP, थर्ड जो पैरामीटर हमारा जो अफेक्ट होगा वो क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो इस केस में अगर हम बात करें COP पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कम हो गया, वर्क इनपुट बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो भी ओवरऑल कम होगा, नंबरेटर तो ऑब्वियसली कम हो ही रहा है, तो ओवरऑल दोनों का इफेक्ट क्या होगा, COP विल डिक्रीज। COP का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, COP विल डिक्रीज। नेक्स्ट पैरामीटर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पैरामीटर हम देख लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, 1 प्लस C माइनस C इंटू P हायर बाय P लोअर रेज़ टू पावर 1/n। जिसको ये फॉर्मूला पता है, जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है लास्ट वीडियो दोबारा जाके देखे, मैंने लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ। आप लोग ये लास्ट वाले लेक्चर की वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें, अगर फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो अगर हम बात करें पीएच और पीएल की वैल्यू, यहाँ पे हमें पता है कि सारा का सारा फॉर्मूला किस चीज़ पे आ गया, अगर सी की वैल्यू सेम है, सी इज़ कांस्टेंट, अगर सी कांस्टेंट है तो हमारा सारा फॉर्मूला हमारा किस चीज़ पे आ गया। अगर हम मानते हैं कि यू कैन से हमने प्रोसेस भी सेम ली है तो एन की वैल्यू भी सेम रहेगी, एन की वैल्यू भी सेम है, सी की वैल्यू भी सेम है, तो हमारा सारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस पे डिपेंड हो गई, पी एच बाई पी एल पे। पी एच बाई पी एल सेकेंड केस में एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस ज़्यादा रहेगा। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें इट विल बी, और यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर पी एच बाई पी एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस केस में पी एच बाई पी एल ये वैल्यू इस केस में हायर रहेगी, वो तो डायरेक्ट दिख ही रहा है। यहाँ पे प्रेशर जो है इस लेवल पे है, यहाँ पे इस लेवल पे है, तो अगर बात करें प्रोसेस सेकंड में प्रेशर डिफरेंस जो है यू कैन से पी हायर बाय पी लोअर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, फर्स्ट केस में पी हायर बाय पी लोअर की वैल्यू कम रहेगी। तो अगर पी हायर बाय पी लोअर की वैल्यू कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो हमारा नेगेटिव में जो है ये जो यू कैन से फॉर्मूला देख सकते हैं आप, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और नेगेटिव वाला पार्ट इंक्रीज़ होगा तो यू कैन से ओवरऑल हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में समथिंग माइनस जो हम कुछ पार्ट ये कर रहे हैं, ये हमारा जो पार्ट होगा ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो दिस वाज द इफेक्ट ड्यू टू डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। फर्स्ट पैरामीटर में चेंज करके हमने देख लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, नोट कर लीजिए। जो साथ में नोट ना कर पाए वो उनसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पैरामीटर में डिफरेंस हम देख रहे हैं, नेक्स्ट पैरामीटर में चेंज हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा। अब देख लेते हैं इंक्रीज़ करने से, कंडेंसर प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर दे
कंडेंसर प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर दे तो क्यों क्या फ़र्क पड़ेगा। कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले साइकिल ड्रॉ कर लेंगे, पैरामीटर लिख लेते हैं हम क्या चेंज कर रहे हैं सेकंड चेंज इस केस में। सेकंड जो हमारा केस रहेगा उस केस में क्या रहेगा डिफरेंस, इंक्रीज इन इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, अगर हमारा कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इस पूरे डायग्राम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो पहले हमारा आइडियल VCRS का डायग्राम ये था, अभी क्या चेंज आ जाएगा, अगर हमारा कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो 1 to 2 ना होके ये 1 to 2 डैश हो जाएगा, 1 to 2 डैश हो जाएगा। पहला वाला केस क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, कहीं से कहीं तक बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि COP भी हमारा डिक्रीज हो रहा था और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हमारे यू कैन से कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो वी शुड नेवर डिक्रीज द इवेपोरेटर प्रेशर। सेकंड जो केस है, सेकंड केस अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 डैश है, ये हमारा 3 डैश है, और यहाँ से अगर हम बात करें ये हमारा 4 डैश आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू केस। हमारा इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर में इंक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको डायरेक्ट दिख रहा है। पहली चीज़ क्या है, वर्क इनपुट बढ़ गई है। सेकंड चीज़ क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया है। वर्क इनपुट पे क्या फ़र्क पड़ा, वर्क इनपुट हमारी बढ़ गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों इफेक्ट वही हैं जो हमारे फर्स्ट केस में थे। केस 1 और केस 2 बिल्कुल सेम हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उसमें भी हमारा डिक्रीज़ हो रहा था, इसमें भी हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। वर्क इनपुट उसमें भी बढ़ रही थी, इसमें भी बढ़ रही है। तो COP में भी सेम फ़र्क पड़ेगा। COP में वर्क रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया, वर्क इनपुट बढ़ गया, तो COP हमारा क्या हो जाएगा, COP हमारा कम हो जाएगा। P हायर बाय P लोअर की वैल्यू भी अगर बात करें सेकंड केस में ज़्यादा है, P हायर बाय P लोअर की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज़ होगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। इससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन होना होगा तो इतने से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस डिस्कस करने से पहले आप लिख भी सकते हो कि इंक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर और डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर बोथ विल हैव सेम इफेक्ट। आप लिख सकते हो नोट की फॉर्म में, ये दोनों जो चेंज होंगे बोथ विल हैव सेम इफेक्ट, बोथ विल हैव सेम इफेक्ट। ठीक है जी, ये आप नोट की फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं जी हमारा नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 क्या है, अगर हम सुपर हीटिंग कर दें, सुपर हीटिंग कहाँ कर दें, इन इवेपोरेटर। अगर हम यहाँ पे यू कैन से, इसको मैं सुपर हीटिंग लिख देता हूँ। थर्ड जो केस है, थर्ड केस हम ले रहे हैं सुपर हीटिंग।
सुपर हीटिंग कहाँ ले रहे हैं? इन इवेपोरेटर, इन इवेपोरेटर। ठीक है, सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर। अब आप बात करोगे कि भाई मैंने ब्रैकेट में क्यों लिख दिया। हम एक केस और कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर के केस में, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सुपर हीटिंग अगर हमारी बात करें इवेपोरेटर के अंदर, तो हमारा क्या होगा, प्रोसेस 4 to 1 ना जाके ये 1 प्रोसेस 4 to, हमें क्या पता है, आफ्टर सैचुरेटेड वेपर इट विल बी ए कर्व। ठीक है, इट विल बी ए कर्व। और अगर यहाँ ये बढ़ेगा तो यू कैन से ये हमारी आइसेंट्रोपिक, इसके बाद इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डैश। ठीक है, मैं इसको प्रोसेस को ये यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, सेकंड जो है वन की जगह क्या हो जाएगा 1 डैश। और हमारा कंप्रेसर का जो वर्क होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1 डैश से 2 डैश, 1 डैश से 2 डैश। अगर नेक्स्ट भी बात कर सकते हैं 1 डबल डैश 2 डबल डैश। ठीक है जी, तो थर्ड पैरामीटर का चेंज क्या लिया हमने, थर्ड पैरामीटर का चेंज लिया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर इन केस ऑफ VCRS। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि हमारा क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन वर्क इनपुट हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। डायग्राम को देख के हमें ये नहीं पता चलेगा फर्स्ट प्रोसेस में वर्क इनपुट कम था, सेकंड में कम था, या थर्ड में कम था, या किस में ज़्यादा है, ये हम डिटरमाइन डायग्राम से तो नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, दिस कर्व इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, दिस कर्व इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर की कर्व होती है ये आफ्टर सुपर हीटेड रीजन। इसको मैं यहाँ से ऐसे ना बना के थोड़ा सा और ये बना देता हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा, दिस कर्व इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, 2 डैश 2 डबल डैश। अब आप लोग बोलोगे नहीं सर हमें तो प्रूव करके बताओ, तो जी प्रूव भी करेंगे। प्रूव करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रूफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और डायरेक्ट बस याद रखें दिस कर्व इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, दिस कर्व इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। तो वर्क इनपुट जो है कॉन्टीन्यूसली बढ़ता चला जाएगा, 1 to 2 में कम रहेगा, 1 डैश to 2 डैश में ज़्यादा हो जाएगा, 1 डबल डैश to 2 डबल डैश में ज़्यादा हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करें, जिसको अगर जानना है कि ये डाइवर्जिंग कैसे है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाइए और आप देखिए उस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई इट इज़ ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे डिस्कस उसको नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा अगर बात करें पैरामीटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे पहला क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा पहले क्या था H1 माइनस H4, अब क्या हो गया H1 डैश माइनस H4। जो ये वैल्यू है H4 अभी तक जो था अब हमारा सेम रह रहा था, अब इस केस में क्या डिफरेंस आ जाएगा H1 डैश माइनस H4 और H2 डैश माइनस H1 डैश। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा बढ़ गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ा, डायरेक्ट दिख रहा है हमें डायग्राम से, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले ये था, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू ये हो गई है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा बढ़ गया है। सेकंड चीज़, वर्क इनपुट की वैल्यू क्या है, मैंने बताया डायरेक्ट हर यू कैन से प्रोसेस में जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाएंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वर्क इनपुट हमारी बढ़ती जाएगी। अब नंबरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, अब कैसे डिटरमाइन करेंगे COP की वैल्यू क्या है। तो जी यहाँ पे बात आ जाती है कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पे बात आ जाएगी कि कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो जी कुछ केसेस में COP की वैल्यू बढ़ती है, कुछ केसेस में COP की वैल्यू कम होती है। इट मे बी हायर और लोअर। COP की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? इट मे बी हायर और लोअर। इट मे बी हायर और लोअर। इन केस ऑफ अमोनिया COP will be less. In case of R12, in case of, ये डाइवर्जिंग नेचर ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। In case of R12, COP will increase. इन केस ऑफ अमोनिया, आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, आप इसको नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग क्या होंगे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, वर्क इनपुट बढ़ रहा है। COP जो है इट कैन बी हायर एज वेल एज इट कैन बी लोअर। हायर और लोअर है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब हायर और लोअर का मतलब क्या है कि ये डिपेंड करेगा किस पे? रेफ्रिजरेंट पे। रेफ्रिजरेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? यू कैन से दोनों की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम या ज़्यादा रहेगी, यानी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, तो उस केस में यू कैन से वर्क इनपुट की वैल्यू पे चेंज आएगा। वर्क इनपुट की वैल्यू पे चेंज आएगा तो हमारा किसी केस में कम भी हो सकता है, किसी केस में ज़्यादा भी हो सकता है। R12 के केस में COP क्या होता है? ज़्यादा होता है। R12 के केस में हमें इंक्रीज COP मिलता है। बट इन केस ऑफ अमोनिया, जो कि एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है, उसके केस में हमें COP की वैल्यू कम मिलती है। तो ये तो था जी हमारा सुपर हीटिंग पे की वजह से इफेक्ट। लास्ट जो हमारा ये रह गया, P हायर भी सेम है, P लोअर भी सेम है। ठीक है जी, P हायर भी और P लोअर भी दोनों सेम है, तो हमारा ये सेम रहेगा, इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। हमारे ये पैरामीटर हमने पहले ही कांस्टेंट मान रखे हैं, C की वैल्यू और N की वैल्यू कांस्टेंट मान रखी है। तो हमारा अगर बात करें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया थर्ड। अब बात करते हैं हमारा केस नंबर 4। हमने सुपर हीटिंग बात कर ली, अब सब कूलिंग की बात कर लेते हैं। केस नंबर 4। ये भी आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। अभी मैंने इनको चेंज नहीं किया है हर एक केस में। जैसे जैसे अगर H1 में डिफरेंस आ, जैसे लास्ट केस में क्या था, H1 चेंज हो गया था, यानी वन पॉइंट चेंज हो गया था, 2 पॉइंट चेंज हो गया था, बाकी सारे पॉइंट सेम रहे थे। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने उसमें चेंज करते रहना। अब बात कर रहे हैं जी हमारा लास्ट इफेक्ट। यू कैन से लास्ट इफेक्ट हमारा क्या है? 1 2 3 4 लास्ट इफेक्ट है सब कूलिंग। ठीक है, केस नंबर 4 सब कूलिंग। सब कूलिंग या इसको क्या भी बोलते हैं? अंडर कूलिंग। सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। इस केस में हमारा क्या फ़र्क पड़ता है? सब कूलिंग या अंडर कूलिंग का मतलब क्या है? सब कूलिंग या अंडर कूलिंग ये भी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ इन कंडेंसर पूरा लिख लेते हैं, कंडेंसर। अगर हम कंडेंसर के केस में बात करें तो यहाँ पे ही अगर हमें पता है यहाँ के बाद हमारा ये इस टाइप की कर्व हो जाती है। ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। उसके बाद
तो हमारी प्रोसेस 2 to 3 ना होके 3 डैश हो जाएगी, 3 to 4 ना होके 3 डैश to 4 डैश हो जाएगी। तो पहली चीज़ हमें क्या दिख रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, अब प्रोसेस क्या हो जाएगी 1 2 3 डैश 4 डैश, 1 2 3 डैश 4 डैश 1, ठीक है। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा अब H1 to H4 डैश, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। वर्क इनपुट पे क्या फ़र्क पड़ा, वर्क इनपुट सेम रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वर्क इनपुट जो हमारा पहले भी यही था अभी भी यही है, इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट। जो थर्ड जो है हमारा यू कैन से COP, COP पे क्या फ़र्क पड़ा, COP पे अगर नमरेटर बढ़ गया है डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो हमारा यू कैन से COP हमारा बढ़ गया है, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज COP, ठीक है। उसके बाद P हायर बाय P लोअर, इन दोनों में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये कांस्टेंट है, तो हमारा यू कैन से ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमारी इस केस में भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। तो जी अब बात करते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैश चैम्बर, यूज़ ऑफ फ्लैश चैम्बर इन VCRS। ये वाले जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैश चैम्बर, इस टाइप के टॉपिक आपके PSUs के क्वेश्चंस के लिए फेवरेट होते हैं। बार्क में, इसरो में या बाकी जगह जहाँ पे भी अभी आज के टाइम में एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं। जो स्टेट यू कैन से PSCs हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी आपका अगर बाय द वे टेक्निकल एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैश चैम्बर, ये कहाँ पे कनेक्ट होता है और इसका काम क्या है। अगर हम VCRS के केस में बात करें तो हमारा फ्लैश चैम्बर क्या होता है, फ्लैश चैम्बर का मेन क्या होता है, ये एक तरीके से एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो लिक्विड प्लस वेपर के मिक्सचर को यू कैन से क्या करता है, इसको डायरेक्ट ना ले जाके इसको वेपर को अलग कर देता है, वेपर को बाईपास कर देता है और लिक्विड को कंप्रेसर में दे देता है, सॉरी इवेपोरेटर में दे देता है, लिक्विड को इवेपोरेटर में दे देता है, ठीक है जी। ये क्या करता है, इसको बाईपास करके डायरेक्ट कंप्रेसर पे दे देता है, इसको बाईपास करके डायरेक्ट वेपर को बाईपास करके डायरेक्ट कंप्रेसर पे, और लिक्विड जो है लिक्विड इवेपोरेटर में दे देगा। तो ऑब्वियसली कहाँ लग रहा है, बिफोर इवेपोरेटर, यानी कि कहाँ लगेगा, थ्रोटलिंग डिवाइस और इवेपोरेटर के बीच में लगेगा ये। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, लिक्विड प्लस वेपर के मिक्सचर में से वेपर को सेपरेट करके ये कंप्रेसर में भेज देगा और लिक्विड को इवेपोरेटर में भेज देगा, ठीक है जी। आप इसका डायग्राम ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं इसके बारे में, फ्लैश चैम्बर के बारे में लिखते हैं। फ्लैश चैम्बर इज ए डिवाइस which is used to separate liquid and vapor from liquid plus vapor mixture, and it only allows liquid to pass through
इट ओनली अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू इवेपोरेटर। ये भी लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। इट कनेक्ट्स बिटवीन एक्सपेंशन डिवाइस, थ्रोटलिंग डिवाइस इसमें, बिटवीन थ्रोटलिंग। अगर कहीं पे थ्रोटलिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हो मैंने तो माइंड नहीं कीजिएगा, THROTTLING है थ्रोटलिंग। अगर कहीं पे जल्दबाजी में मैंने TTING कर दिया हो तो उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। इट कनेक्ट्स बिटवीन थ्रोटलिंग डिवाइस एंड इवेपोरेटर, यानी कि कहाँ पे, हमारे डायग्राम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस लाइन को आप मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये कहाँ कनेक्ट होता है डायरेक्टली, मतलब हमारे अगर VCRS के आइडल VCRS के डायग्राम की बात करें, पॉइंट नंबर हमारा 1 2 3 4 पॉइंट पे कनेक्ट होता है, एट पॉइंट 8.4। अब अगर हम बात करें, ना तो ये COP बढ़ा रहा है, क्यों, हमें यू कैन से पहले भी वेपोरेटर में हमें जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था उतना ही अभी मिल रहा है, और वर्क इनपुट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वर्क इनपुट पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी परफॉर्मेंस पे अगर फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, COP पे हमारा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, सोचिएगा और बताइएगा, हम फ्लैश चैम्बर का यूज़ क्यों करते हैं जब ये COP पे इफेक्ट ही नहीं डाल रहा। वाई वी यूज़ फ्लैश चैम्बर इन VCRS, मैंने आपको बता दिया क्या होता है फ्लैश चैम्बर। आप लोगों के लिए सवाल है कि फ्लैश चैम्बर का यूज़ हम क्यों करते हैं, और इसको अगर यूज़ ना करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक करते हैं, कन्वर्जन ऑफ TS डायग्राम टू PH डायग्राम। काफ़ी जगह पे TS डायग्राम और PH डायग्राम इसका कन्वर्जन भी आ जाता है, पता है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, ES एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट आपको दे देंगे, TS डायग्राम दे देंगे, PH डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 4 ऑप्शन दे देंगे कि क्या करेक्ट कन्वर्जन होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, हाउ टू कन्वर्ट TS टू PH डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल VCRS की। फर्स्ट केस हमारा बात करते हैं सिंपल VCRS। सिंपल VCRS में हमें क्या पता है, सिंपल VCRS में हमें क्या पता है, ये हमारा यू कैन से TS डायग्राम है, वन टू थ्री फोर। सिंपल VCRS में ये हमारा TS डायग्राम। अब इसको कन्वर्ट करते हैं PH, प्रेशर एंथैल्पी, प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। पहली चीज़ तो हमारा जो सैचुरेशन कर्व है वो रहेगी। सेकंड चीज़, अगर हम बात करें प्रोसेस 1 to 2 में हमें पता है कंप्रेसर है, और कंप्रेसर में हमें क्या पता है, एंथैल्पी बढ़ती है। एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, तभी तो एंथैल्पी का डिफरेंस है कि तभी तो हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। अगर एंथैल्पी ना बढ़ती तो वर्क इनपुट हमारा 0 हो जाता, COP की वैल्यू 100 हो जाती, यू कैन से इन्फिनिटी हो जाती। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, एंथैल्पी बढ़ेगी। एंथैल्पी बढ़ेगी तो हमारी एंथैल्पी जो है, इस केस में पहली बात तो पॉइंट जो इसके कर्व में रहेगा वही पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे। अगर 1 पॉइंट हमारा सैचुरेटेड वेपर पे है तो 1 पॉइंट हमारा यहाँ पे भी सैचुरेटेड वेपर पे रहेगा। 3 पॉइंट अगर सैचुरेटेड लिक्विड पे है तो 3 पॉइंट यहाँ पे भी सैचुरेटेड लिक्विड पे रहेगा। हमें क्या पता है, पहले हम जो पता है ना वो प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस 3 to 4 हमें क्या पता है
ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है। मैंने पहले ही बताया था H3 = H4। आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, आइसेंथाल्पी का मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट। एंथैल्पी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी कांस्टेंट। ठीक है, हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। 3 to 4 जो है हमारा आइसेंथाल्पी प्रोसेस है। 3 to 4 सेम एंथैल्पी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है? H3 = H4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 to 4 प्रोसेस होगी। उसके बाद हमें क्या पता है? 4 to 1 में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और आप लोगों को पता भी होगा कि अंडर यू कैन से सैचुरेशन करो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। अंडर सैचुरेशन करो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे बताने का टाइम नहीं है, हम थर्मोडायनेमिक्स में इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन बन गई है तो बन गई है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस 4 to 1 भी हमने बना ली। हमें क्या पता है 2 to 3 भी हमारी कैसी है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन तो स्ट्रेट रहेगी ना, तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन यहाँ पे भी स्ट्रेट रहेगी। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। लास्ट प्रोसेस हमारी क्या रहेगी? लास्ट प्रोसेस हमारी रहेगी 1 to 2। 1 to 2 जो है 1 to 2 हमारी एक स्ट्रेट लाइन रहती है ऑन पीएच डायग्राम। पीवी डायग्राम पे एक कर्व रहती है, ऑन पीएच डायग्राम ये स्ट्रेट लाइन रहती है। ऑन पीएच डायग्राम ये स्ट्रेट लाइन रहती है। तो इसको नोट कर लीजिए, हमारा कन्वर्ट हो गया टीएच डायग्राम से पीएच डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट केस बात करते हैं। केस नंबर 2 बात करते हैं सुपर हीटिंग का, एक सब कूलिंग का देख लेते हैं। केस नंबर 2, ये तो सिंपल VCRS था फर्स्ट केस। सेकंड है सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग के केस में हमें पता है कैसा डायग्राम बनेगा। मार्कर ख़त्म हो गया, दूसरा मार्कर है हमारे पास, दूसरे मार्कर को यूज़ करते हैं। चल रहा है बेटे, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। फटाफट हम इसको डायग्राम को बनाते हैं। ये हमारा जो सिंपल VCRS है, हमारा सुपर हीटिंग का केस ले रहे हैं। ठीक है, सुपर हीटिंग का केस ले रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्रोसेस हम अब इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये कर्व है, ये हमारी प्रोसेस 4 to 1 हो जाएगी। यहाँ पे पहले 1 था, 1 डैश हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। मेरे से स्ट्रेट बन नहीं रही है, आप लोग बना लेना अगर बने तो। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो आप ना भी लेके इसको डायरेक्ट ऐसे ले, यू कैन से आप लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी तो हमें कन्वर्ट करना है ओनली। तो 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। इन केस ऑफ सुपर हीटिंग ये हमारा डायग्राम हो जाएगा TS डायग्राम। तो TS को PH में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले हम PH डायग्राम बनाएंगे। PH डायग्राम के लिए सबसे पहले तो ये लाइनें सीधी खींचेंगे। ठीक है, जिसके पास स्केल है वो सीधी लाइनें खींच ले, नहीं है तो स्केल का यूज़ ना करें, हाथ से सीधी लाइनें खींचने की प्रैक्टिस बनाओ। जो लोग ES की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप अगर स्केल लेके बैठोगे तो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करें अगर प्रोसेस 4 to 1 हमें क्या पता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। सेम चीज़ है। पहली जो प्रोसेस है, थर्ड जो प्रोसेस है, यू कैन से हमें क्या पता है? देखो, पहली चीज़ हमें क्या पता है कि प्रोसेस, अगर हमें पहले क्या पता है? प्रोसेस 3 to 4 क्या है? कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। कैसी है? कांस्टेंट एंथैल्पी। तो 3 to 4 जो है हमारी कांस्टेंट एंथैल्पी है, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, H3 = H4। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है।
थर्ड हमें क्या पता है, ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है। आफ्टर सुपर हीटिंग रीजन, आफ्टर सेचुरेशन कर्व, ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अगर डाइवर्जिंग नेचर है तो यहाँ पे ये कर्व आता है स्लाइटली, इट विल बी स्लाइटली कर्व। तो हमारा डायग्राम बन गया है दोबारा। इस डायग्राम में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आया है, उसमें स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे हमारा कर्व आ गया है। नोट कर लीजिए फटाफट। थर्ड है सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। सब कूलिंग या अंडर कूलिंग के केस में क्या होएगा डायग्राम हमारा। अबे चल जाए भाई, थोड़ी देर की बात बची है लास्ट टॉपिक का, फिर नहीं कर पाऊँगा। मार्कर बेचारा साथ छोड़ रहा है, मार्कर बोल रहा है मेरी सांसें निकल रही हैं, कैसे यूज़ करोगे। चलो देखते हैं, थोड़ा सा भाई तू साथ दे दे। चलो देखते हैं इस केस में टीएस डायग्राम हमारा अंडर कूलिंग के केस में कैसा बनेगा। अंडर कूलिंग के केस में टीएस डायग्राम हमारा बनेगा ये 1 2 3 4। हमारा 3 पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 3 पॉइंट अंडर कूलिंग रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इस केस में हमारा यू कैन से पीएच डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फटाफट कन्वर्ट करते हैं, इतना कोई टाइम लगाने वाली चीज़ है नहीं ये। ठीक है जी। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें 1 to 2, ये बिल्कुल सेम वो वाली प्रोसेस होगी, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी 1 to 2। ठीक है। 2 to 3 अगर बात करेंगे तो ये हमारी ये भी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमारी यू कैन से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये 2 to 3 हो जाएगा। अगर अब बात करें 3 to 4 की, 3 to 4 अगर हम बात करेंगे तो 3 to 4 यहाँ पे भी कर्व रहेगी। कर्व रहेगी नहीं रहेगी, क्यों, सॉरी आप लोग बोलो 3 to 4 कर्व रहेगी कि नहीं रहेगी। सिंपल सी बात ये बताओ, ये क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है ना, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हमारी एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी। ठीक है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। डॉटेड आप बना लेना आप इसको। ठीक है। और यहाँ से ये हमारी, ये हमारा डायग्राम कन्वर्ट हो गया। ऐसा जी समय समाप्ति की घोषणा। अगर अभी तक हमने जो टॉपिक करे आप उन्हीं को ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का यूज़ अगर हम वीसीआरएस में करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा। इसके साथ में हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन देखेंगे। कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या होती है, रेफ्रिजरेशन क्यों इसको यूज़ करते हैं, कैस्केड रेफ्रिजरेशन के बारे में देखेंगे। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर के फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, बहुत जितने हो जाएंगे। पहले प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगर और कुछ बचेंगे तो वो हम देखेंगे। एक मास्टर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं, सिविल सर्विसेज में 60 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो वो देख लेंगे। उसके बाद हमारा इस चैप्टर में कुछ खास बचेगा नहीं। ठीक है। तो आज के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं हमारे लेक्चर पे। ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिलहाल आप ये लेक्चर देखिएगा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन जिन लोगों को गेट की प्रिपरेशन करनी है उनको बताइएगा। आप जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन कीजिए। फटाफट आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाले हैं। टिल देन गुड बाय।